हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, अगर आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो सेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भाग 4 में से ओल्ड क्वेश्चन पेपर का प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसमें से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी मदद पहुंचेगा और आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भूख और प्यास हैं व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भूख लगना और प्यास लगना जन्मजात प्रेरक है। ये जन्म से ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कक्ष में शिक्षक और जब विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं तो उनके मध्य संप्रेषण जो बात हो रहा है कैसा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या फिर उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्य सही रहेगा तभी बालक और विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण हो पाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे या फिर बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि हम बच्चे से बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह विद्यालय देर से क्यों पहुंचा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। ए व्यवहारवादी, बी सृजनवादी, सी संरचनात्मक या फिर डी मानवतावादी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सृजनवादी उपागम, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में सृजनात्मकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभाव क्या पाया जाता है। स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का या फिर घृणा का। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, घृणा का, क्योंकि घृणा का अभाव बहुत कम होता है। बच्चों के प्रति स्नेह हो सकता है, क्रोध हो सकता है, दोषारोपण हो सकता है, लेकिन घृणा का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयागत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ पर जब हम बच्चों को प्रश्न पूछते हैं तो उसमें समझ एवं अनुप्रयोग आधारित सवाल उनसे पूछना चाहिए, ताकि बच्चे की समझ और उनके उपयोग ये सभी बातों का हमको पता चल सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करेगी। एक ऐसी कक्षा है जहां पर बहुत से भाषा बोलने वाले विद्यार्थी रहते हैं, तो इस स्थिति में वहां पर क्या उत्पन्न हो सकता है। शिक्षण आदि प्रक्रिया में बाधा, मतलब जब सिखा रहे हैं उनको तब बाधा उत्पन्न होगी, या फिर विद्यार्थियों में मध्य सामंजस्य की समस्या होगी, अध्यापक में कुंठा आएगा, या फिर सीखने में समृद्ध संसाधन बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। सीखने के समृद्ध संसाधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं, तो साधन क्या होगा, समृद्ध होगा। वो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, साथ ही अलग अलग भाषा में भी उसको सीख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अगर बच्चे अचानक से पढ़ना रुचि नहीं ले रहे हैं, पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, कि हम कारण जानने का प्रयास करेंगे कि सभी बच्चे अचानक से पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्पत्ति लब्धि अर्थात IQ का सूत्र क्या होगा? बुद्धि लब्धि जिसे इसी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा, हम सभी जानते हैं कि बुद्धि लब्धि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। AQ बराबर MA/CA इंटू 100। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चे को प्रभावशाली ढंग से जो है पढ़ा पाएंगे, या फिर शोध करने का जो कौशल विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा, कि इसके माध्यम से हम बच्चों की समस्या की पहचान कर जो है उसको सुधारने का क्या कर पाएंगे, उन पर कौशल विकसित कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयीन शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, या फिर अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तत्व का सिद्धांत गिलफोर्ड, बहुतत्व का सिद्धांत बीने, समूह तत्व का सिद्धांत थार्नडाइक, या फिर त्रिआयाम सिद्धांत जो है स्टर्नर। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कोड दिया हुआ है। ए बोलता है ए के लिए 4, बी के लिए 3, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। तो दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक तत्व का सिद्धांत जो है बीने ने दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर एक भी में यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ है कि एक तत्व का सिद्धांत बीने ने किया हुआ है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि व्यापम में आया हुआ था। व्यापम ने इस क्वेश्चन को जो है क्या कर दिया था, विलोपित कर दिया था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं व्यापम में, तो इसके लिए आपको जो है बोनस अंक दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जब बोनस अंक मिलेंगे, चाहे आप बनाए रहें या फिर ना बनाए रहें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, या फिर उसके माता पिता से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि हम जो है उसके चुप रहने का कारण जो है जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चा चुप क्यों है। और यदि जब हम उनको उसके कारण का पता चल जाएगा तो हम उसको निदान करने का भी क्या करेंगे, आवश्यकता महसूस होगी तो हम उसको निदान करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना, मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, या फिर अंक या फिर ग्रेड प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को जो है नियमित रूप से हमको क्या करना है, आकलित करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बालक को जब हम केंद्रित रखकर जो शिक्षा दिया जा रहा है उसमें जो है कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, या फिर बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, गृह कार्य जो है प्रदान करना, यह जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। टर्मन एवं ओडन द्वारा, कैरल एवं मार्टिन द्वारा,
R.W. टेलर द्वारा, या फिर ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है सी है, R.W. टेलर द्वारा। R.W. टेलर ने ही कहा था कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में क्या होता है, विशिष्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें हमें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा कि कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। जैसे जैसे कार्य चल रहा है वैसे वैसे ही हमको उसका क्या करना है, जानकारी उनको देते रहना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो, अधिगम अक्षम अर्थात वह जो है सीखने में जो है सक्षम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, या फिर उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ कर देंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, या फिर परीक्षाओं को लचीलापन बनाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, इसके बारे में जो है कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो यह कथन जो है सत्य नहीं है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों में भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चों को हमें ये जो सभी तीनों ऑप्शन दिए हैं वो जो है बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बच्चों को जब कक्षा में बैठाया जाता है तो कौन सी व्यवस्था के अनुरूप हमको उनको बैठाना है? तो कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, या फिर इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर सकें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा, कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। कक्षा में कैसी गतिविधि हो रही है इसके अनुरूप ही हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कक्षा में बैठाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल प्राप्त कर लेना, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल प्राप्त करना, या फिर दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल प्राप्त करना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल प्राप्त कर लेना, ये आता है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों वर्तमान में शिक्षक को क्या समझा जाता है? ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, या फिर प्रबंधक की। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, सुगमकर्ता की अर्थात सुविधा देने वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको लगता है कि आगामी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ जो हैं बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चे को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे, तेज गति से सीखने वाले बच्चे की सहायता से धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को सिखाने हेतु लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कि तेज गति से सीखने वाले बच्चे की सहायता से हम
धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को क्या करेंगे, सिखाएंगे। दोस्तों इसको जो है इसके फोल्डिंग भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में जो है सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन होता है, या फिर जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में जो है उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो बातचीत किया जा रहा है उसको जो है संसाधन के रूप में जो है उपयोग में ला लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोजना विधि के जो हैं प्रतिपादक हैं, तो प्रयोजना विधि को किसने प्रतिपादित किया है ये देखते हैं। दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक या फिर सुकरात। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने ही क्या किया है, इसका प्रतिपादन किया है, किसका, प्रयोजना विधि का। दोस्तों ये जो है बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसको याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया जब होती है तो वहाँ पर जो है हमारे 3 मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, या फिर छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, या फिर छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ये तीनों जो हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं किसके, मूल्यांकन के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्ष का वातावरण होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, या फिर मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि कक्ष का वातावरण जो है मित्रतापूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं आसानी से सीख सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। कठोर शिल्प उपागम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। औद्योगिक सिद्धांत पर, इंजीनियरिंग सिद्धांत पर, व्यावसायिक सिद्धांत पर, या फिर अनुदेशन सिद्धांत पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा, इंजीनियरिंग। तो कठोर शिल्प उपागम जो है इंजीनियरिंग सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो का यह जो है लास्ट क्वेश्चन है। किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजित करना, अपने साथियों में समायोजित करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, या फिर पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किशोर अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन का क्या किया जाता है, समायोजन करना चाहता है, क्योंकि इस समय जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर 30 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।